जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और मेरे भाई एक जबरदस्त सी वीडियो में। अभी आपने देखा मेरे भाई यहाँ पर कि एएलपी का फाइनली एग्जाम डेट आ चुका है, जिसको लेकर के आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अभी यहाँ पर जो है नोटिस आया है और जहां बकायदा बताया गया है आपका कि जो पेपर होगा वो 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक होने वाला है। अब ऐसे में जो वक्त है आपके पास में महज सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के बराबर में है। तो इस 1 महीने में मेरे भाई क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे, या पूरे मॉर्निंग से लेकर के शाम तक सोने तक का शेड्यूल आपका क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। वो गलतियां जो मेरे भाई अमूमन यहाँ विद्यार्थी सबसे अंत समय में करते हैं और जिसके कारण होता हुआ सिलेक्शन भी रुक जाता है, उसके ऊपर में भी हम मेरे भाई चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और सारी बातों को समझिएगा। सबसे पहले मेरे भाई आपके इस परीक्षा को लेकर के हम बात करें तो मेरे पास में पूरा मेरे भाई यहाँ पर खांचा है और बहुत तरीका से अंतिम 30 दिनों की रणनीति के माध्यम से हम आपको सारी बातें बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो आपका जो ये परीक्षा है मेरे भाई, इसकी जब घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशन आया था, वो 11 अप्रैल 2025 में आया था और उसके बाद में फाइनली अब फरवरी में आपका पेपर होने वाला है। तो अच्छा खासा इन्होंने समय ले लिया मेरे भाई, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले ये इसको ठीक तब मानेंगे। ठीक है, जब आपका पहले क्या होता था, कई सालों के बाद में वैकेंसी आती थी और अब जो है ये रेगुलर हो चुका है, तो उस मुकाबले में हम इसको ठीक मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर को लेकर के तो आप जरा यहाँ समझिए, पहले 2024 में जब वैकेंसी आई थी तो वो 18,799 थी। ठीक है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद में ये वैकेंसी थी, लेकिन उसके बाद रेलवे ने कहा कि हर साल हम अपना एनुअल कैलेंडर निकालेंगे और वहां पर जो है इस बार 2025 में जो वैकेंसी है इसके बिहाफ पे वो 9,970 है। हालांकि सीधा 50% है, लेकिन अगर हर एक साल 10,000 के करीब में वैकेंसी आते रहे तो बच्चों के लिए नुकसान की बात यहाँ नहीं, जबकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको पता है कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आप सीबीटी 1 देंगे, फिर उसके बाद में आपका मेंस का पेपर होगा जिसके आधार पर मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, और इसमें मेरे भाई पेपर जो होंगे कुछ क्वालिफाइंग भी होंगे, पार्ट बी जो पार्ट ए होगा वो उसके ऊपर मेरिट बनेगा और जो पार्ट बी होगा वो क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद में आपका सीबीएटी का मेरे भाई यानी साइको टेस्ट होगा जो सिर्फ एएलपी वाले भाइयों के लिए होगा और फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करके आपको अपनी नौकरी दे दी जाएगी। तो लगभग ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर कोई बात छुपी हुई नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी जानते हैं कि जो सेफ स्कोर है कहीं ना कहीं 2024 के रिजल्ट के आधार पर वो कुछ इस प्रकार है कि युवा कैटेगरी के लिए जो सबसे सेफ स्कोर माना गया वो 45 से लेकर 55 माना गया, ओबीसी में जो माना गया वो 40 से 50 माना गया और एससी एसटी के लिए 35 से 45 माना गया। नोट में लिख भी दिया गया कि बिलासपुर जैसी हाई जोन में कट ऑफ ज्यादा थी जबकि सिल्लीगुड़ी में मेरे भाई यहाँ पर कम थी। तो ये रेंज लगभग आपको यहाँ पर दे दिया गया कि आपका सेफ स्कोर मेरे भाई यहाँ पर है और ये जोन वाइज अलग अलग जोन में वेरिएशन करता है, कहीं पर कट ऑफ कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। बच्चों के डिमांड के हिसाब से यहाँ पर ये चीजें जो है वो रहती हैं। ठीक, ये सारी बातें लगभग आपको पिछली बार की पता है। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 25 मैथ के कितने होते हैं, तो 20 साइंस के होते हैं, 20 और जीके के होते हैं 10। इसमें ज्यादा फोकस बच्चों को रीजनिंग और मैथ्स पे करना होता है। अगर इतना आपने कर लिया तो 20 और ये 25 मेरे भाई 45 यही हो जाएगा, तो आप क्वालिफाइंग वाले जोन में ऑटोमेटिक ही घुस जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है जो चीज पता है वो ठीक है, जो नहीं पता वो क्या है और उसके ऊपर में काम कैसे करना है। जब आपके यहाँ पर 4 विषय हैं तो उन 4 विषयों में कौन सा टॉपिक ऐसा है, मैथ्स का जो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सादा मेरे भाई यहाँ महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ से वो मेन चर्चा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स को लेकर के। तो देखिए आपके पास में यहाँ जो वक्त होने वाला है वो काफी कम होने वाला है और अगर आप 2 विषय मैथ और रीजनिंग में अगर 100% स्कोर कर लेते हैं और बाकी में थोड़ा स्कोर कम भी रहता है तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ और इस 1 महीने के अंदर में मैथ्स का कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है सबसे पहले नंबर सिस्टम और मेरे भाई बोर्ड मास, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन अच्छा खासा होता है और मेरे भाई फोकस जो एलपी के पेपरों में होता है वो कैलकुलेशन पर होता है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ के ज्यादा जाना चाहिए। इसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, मतलब ये अरिथमेटिक वाला पूरा का पूरा भाग, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इनके ऊपर में ज्यादा फोकस होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो आपका चलेगा। इसके अलावा एडवांस का इकलौता टॉपिक मेंसुरेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है क्षेत्रमिति के ऊपर में, तो ये आपको पढ़ करके मेरे भाई जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा जब पेपर के लिए आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे
करेंगे तो उनमें एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो मुश्किल सवाल है, टफ क्वेश्चन है या जो लेंदी क्वेश्चन है, उसको शुरू में स्किप करके चलिए और उसको मेरे भाई अंत के लिए छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद में जो वक्त बचेगा तब उस पे आइएगा। नहीं तो एक दो क्वेश्चन आपके एएलपी में गणित में ऐसा डाला जाता है और जान के डाला जाता है कि आप उसके अंदर में फंसे और मेरे भाई फंसने के बाद में जो है वक्त ज़ाया हो जाए और बाकी यहाँ पर जो भाग हैं उनको अटेम्प्ट ना कर पाए। ये गलती मत करिएगा, ईगो पे लेके मत जाइएगा। 20 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा 20 के 20, 18 बनेंगे, 17 बनेंगे, 16 बनेंगे यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई बाकी के सेक्शंस को तो आप अटेम्प्ट यहाँ कर पाओगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो देखिए अंत समय तो अभी ऐसा ही है कि उसका रिविजन ही किया जा सकता है। तो उसके रिविजन करने के दो तरीके हैं। एक तो यूट्यूब पर हमने मेरे भाई मैराथन्स काफी पढ़ाए हैं, जिनमें अभी सबसे रिसेंट और सबसे शानदार मैराथन 51 दिन 51 मैराथन है। आप उस मैराथन से सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आपके किसी भी साथी के पास में अगर मैथ्स का वीओडी बैच है तो आप यहाँ पर उससे भी मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ठीक, अंत समय में अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा हो कि यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है और मुझे इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया किताब रेलवे गणित है, जिसमें पिछली बार के एलपी के क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ करके बढ़िया से आप इससे और जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के रणनीति, रीजनिंग के स्ट्रेटजी को लेकर के। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी की अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो उसमें समझिए कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेरे भाई नया पैटर्न की प्रैक्टिस है, इसके ऊपर में ज्यादा करना। पिछली बार का पेपर निकाल लेना, रेलवे के जितने भी हुए हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा आए हुए थे। ठीक है, तो उनके थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, उसमें अलग अलग टाइप भी है, अलग अलग वैरायटी भी है। ठीक है, और इसी के ऊपर में एसएससी ने भी फोकस किया हुआ है। और अगर बहुत मुश्किल हो तुम्हें सवालों को खुद से बनाना, तो कोशिश करना कि किसी अच्छे टीचर ने अगर कोडिंग डिकोडिंग 2025 में लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाया हो तो मेरे भाई आप उनकी वीडियो भी देख लेना। हालांकि रीजनिंग के लिए प्रेफरेबल है विक्रमजीत सर की क्लासेस, आप उनको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रेलवे मेरे भाई ऐसा नहीं है, नए क्वेश्चंस आपको कहीं और भी देखना चाहिए, आप वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में नंबर और अल्फाबेट, इन दोनों का मेरे भाई लॉजिक जो है वो जल्दी पहचानने की कोशिश करना, और इसके लिए मेरी सलाह होगी कि कोई तुम पीवाईक्यू वाली किताब जो है उसको लेकर के उससे प्रैक्टिस कर करके चले जाओ तो ज्यादा तुम्हारा फायदा है। ठीक है, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम पर मेरे भाई एक्यूरेसी की बहुत आवश्यकता है। कई बार आपको लगता है कि पेपर देते वक्त में वहां पर जो है आप जो बना करके आए वो सही आए हो, और घर पर आते आते पता चलता है यार ये वाला ना हो करके ये भी तो हो सकता था। दोस्तों के साथ डिस्कशन करके पता चलता है यार ये ना हो के ये भी हो सकता था। ऐसे गलतियों को सेक्शनल मॉक टेस्ट के माध्यम से सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में घर पर आकर के तुम्हें पता चलेगा इसका उत्तर ये ना हो के ये होगा, तो उसमें तुम कर ही क्या लोगे, मेरे को बताओ। बाद पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला कहानी तुम्हें नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखो। इसमें थोड़ा सा एक मेरी तरफ से टिप होगा, और वो ये होगा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि नॉर्मल सर्कुलर टेबल के ऊपर में आता है या लीनियर टेबल के ऊपर में आता है, उनको होल्ड करके रखो एंड में, क्योंकि कई बार अगर बैंक वाला दे दिया ना मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा वक्त बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन होंगे, कहीं किसी को बिठाया जाएगा दाएं में बाएं में ये में, और पैनिकनेस में कई बार क्या होता है कि हम गलत पढ़ लेते हैं, और गलत पढ़ते हैं तो 3-4 मिनट के स्ट्रेच मेरा चला जाता है एक क्वेश्चन में। याद रखो, जीके का एक क्वेश्चन जिसको 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, और रीजनिंग का ये सवाल जिसको 4 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। समझिए दोनों के नंबर बराबर ही हैं। ठीक है, तो हम फोकस क्यों ना बाकियों के ऊपर में करें और उनको होल्ड करके रखें जो थोड़े से लेंदी हैं या थोड़े कैलकुलेटिव हैं कि भैया तुमको हम अंत में देखेंगे। जो बच्चा इस तरह की रणनीति और माइंडसेट के साथ में पेपर देता है, उसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा हो जाती है बाकी लोगों की तुलना में। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप लोगों के फायदे के लिए मैंने एक और काम कर दिया है कि रेलवे में चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, सभी जो 2024-25 में पेपर हुए हैं, 24 में तो नहीं 25 में जितनी पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सभी के पीडीएफ को मेरे भाई हमने कंपाइल करवा करके एक बड़ा प्यारा सा टेलीग्राम है, जिसमें कोई प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं होता है, उस पे डाल दिया। और ये नया टेलीग्राम है, आदित्य रंजन सर नोट्स, इसको भाई थोड़ा बड़ा कर दिया करो यहाँ पे आगे से, है ना। ठीक है, इसका मतलब जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं, तो चले जाना। ये हमारा मेन टेलीग्राम नहीं है 2 मिलियन वाला, ये एक अलग टेलीग्राम है जिसको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ देने के लिए ही बच्चों को बनाया गया है। तो इसको जाकर के ज्वाइन करके रेलवे के सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट तुम यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, यानी रीजनिंग और गणित दोनों कलम चलाने वाले टॉपिक हैं, तो सॉल्व करते वक्त में कोशिश करना कि दोनों को साथ में सॉल्व करो, और मेरे भाई टाइमर के ऊपर में अच्छा खासा फोकस लेके चलना। और चूंकि ये प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा, तो शुरू से ही प्रैक्टिस जितना रखोगे फायदा तुम्हारा उतना ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि तुम्हारा जीएस है, 20 नंबर, आप ये मान के चलो 25 नंबर का रीजनिंग था, 20 का मैथ था, ये 20 नंबर का हो गया। जीएस में आपका जो फोकस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो,
इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बायोलॉजी के आते हैं, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के वो नॉर्मल स्टैटिक वाले होंगे, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, साइंस का मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करते आया हूं कि एक बार अगर आप पढ़ेंगे ढंग से ना, तो इसका फायदा आप रेलवे के हर एग्जाम में लेके जाएंगे। जैसे एसएससी में इंग्लिश वालों का बोलबाला होता है, तो रेलवे के लिए मेरे भाई साइंस वालों का बोलबाला होता है। तो इसमें साइंस में अपनी पकड़ मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलो, जिसमें स्पेशली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोशन हो गया, और इनके ऊपर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले के ऊपर में, फर्स्ट लॉ के ऊपर में, सेकंड लॉ के ऊपर में, थर्ड लॉ के ऊपर में, ठीक है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर में मेरे भाई, या फिर मास पुली के क्वेश्चंस के ऊपर में, तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी अच्छे से ले जाकर के करो। साथ में केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, या फिर जितने रसायन उनके फॉर्मूले हो गए, ठीक है, जैसे तुमसे ये पूछ दिया जाएगा मेरे भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए वहां पे, ठीक है, तो इसके ऊपर में थोड़ा सा मेरे भाई जो है ये भी आप अपना पढ़ करके चले जाना। जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है जो कभी नहीं बदलता, वो पढ़ लीजिएगा। और बायोलॉजी में तो मेरे भाई पता ही है, विटामिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर बीमारियों के ऊपर में क्वेश्चन आएगा, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मेरे भाई पूरे आपके बॉडी के संरचना के ऊपर में क्वेश्चन हो सकता है, नसों के ऊपर में, हार्ट के ऊपर में, चैम्बर के ऊपर में। तो ये वाला भाग जो है बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। और इनको भी बढ़िया से तुम फायदा उठा सकते हो, रोज के रोज टारगेट बना लो 2 से 3 सेट, कि भैया रीजनिंग का 1 सेट हमको लगाना है, मैथ का 1 सेट हमको लगाना है, और जीएस के हमको 2 सेट लगाने हैं। कहीं पर टेलीग्राम पे क्विज भी चल रहा हो तो क्विज के माध्यम से दो, क्योंकि जीएस इकलौती ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आओगे याद उतना रहेगा। तुम रटने की कोशिश करोगे वो तुमसे दूर भागेगा। प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रिकॉल करते रहो। अंत में जो है वो मेरे भाई तुम्हारा जीके, जीएस और करंट अफेयर है। मेरे भाई इनका वेटेज तो कम है 10 नंबर का, और सवाल भी आलतू फालतू के पूछे जाते हैं, तो इनके पीछे का दीवानगी बहुत ज्यादा मत रखना। क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा था पटना में ही मेरे भाई, मुझे जहां तक याद है, उसको पागलपन था, एक भूत सवार था कि हम मास्टर का भी करंट अफेयर देखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। पता चला उस साल करंट अफेयर में आई तो 2 क्वेश्चन थे। उतना फोकस अगर उसने करंट अफेयर के जगह पर मेरे भाई जीएस पर कर लिया होता, मैथ्स में कर लिया होता, या रीजनिंग में कर लिया होता, तो शायद उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी सलाह होगी वहां पर कि जिनके वेटेज कम होते हैं उनको ज्यादा इज्जत नहीं दिया जाता है, ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम पढ़ना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं पढ़ करके जाओ, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के जाओ, गहरा अध्ययन मत करो, पंडित मत बनो इसके अंदर में। वो सिलेक्टिव टॉपिक क्या है, तो करंट अफेयर में पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाओ। किस्मत अच्छी फंसेगा, नहीं अच्छी कोई बात नहीं, बाकी सेक्शंस तो हैं परफॉर्म करने के लिए। उन 6 से 8 महीने के अंदर में साइंस और टेक वाला भाग ज्यादा पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हारे में साइंस का वेटेज ज्यादा है। जैसे इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, कौन सा नया इन्वेंशन बनाया तो उसका नाम क्या था, प्रकरण क्या था, खोजकर्ता कौन थे। इसके अलावा मेरे भाई जो प्राइज आपका हो गया, ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर इन चीजों का, ठीक है। अपने जो राज्य हो गए उनके त्योहार के बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ पर नेशनल पार्क पढ़ के जाओ, जैसे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। और ये सारी बातें आपको पढ़ के जानी है। और यहाँ टाइम लिमिट रैली का फिक्स कर दो कि आधा से लेकर के 1 घंटा तक मुझे अपना वक्त इसके ऊपर में देना है, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें फोकस करना है, ठीक है। कुल मिलाकर के एक सटीक दिनचर्या की जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए वो भी बना दिया है, ठीक है, कि सुबह में मेरे भाई 3 घंटा एकदम बढ़िया, जो हार्ड आपके सब्जेक्ट हो गए जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो करिए। करंट अफेयर का रोल आपका ज्यादा होता, जीके जीएस का रोल ज्यादा होता, तो फ्रेश माइंड में सुबह सुबह हम याद करने की चीजों को आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन अलग बीमारी का अलग इलाज होता है, आपका पेपर का पैटर्न अलग है, उसमें यहाँ पर इनका रोल ज्यादा है। तो सुबह की फ्रेश माइंड में हम ये चाहेंगे कि आप इन विषयों को ज्यादा तवज्जो दीजिए। या तो सुबह के 3 घंटे आप मैथ रखिए, या फिर 2 घंटे का रीजनिंग और 1 घंटे का करंट अफेयर रख सकते हैं। वो आपके चुनाव के ऊपर में है कि जैसे करें। मेरी सलाह सुबह के 3 घंटे मैथ्स पढ़ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, पढ़ना और प्रैक्टिस करना, कलम चलाने वाला काम करिए। उसके बाद में दोपहर के 2 घंटे आप बढ़िया तरीके से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। 60 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, 60 मिनट की एनालिसिस होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि 1 घंटा हमको मॉक देना है और 1 घंटा अपने सारे कमियों के ऊपर में काम करना है। अब बोलोगे सर ये कैसा शेड्यूल है कि यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ मॉक लेकर के आ गए। मेरे भाई मैंने अक्सर ये देखा है कि एएलपी वाले छात्रों में जब मैं ये कहता हूं कि तुम रात को बैठ करके मॉक टेस्ट देना, तो 10 में से मेरे भाई 4 बच्चे 5 बच्चे मॉक देते हैं, 5-6 बच्चे मॉक
नहीं देते हैं, ठीक है। उसका नुकसान यहाँ पर क्या होता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है और पेपर में गलतियां होती हैं। अब अंतिम के 1 महीने बचे हैं, कितना भी कोशिश कर लो कुछ नया पढ़ने का, रफ्तार तुम्हारे अंदर नहीं है तो पेपर खराब होगा ही होगा। तो सुबह में प्रैक्टिस कर लिए, दोपहर में मॉक दे दिए। अब उसके बाद में आधा दिन तुम्हारा बचा हुआ है। अब उस आधे दिन के अंदर में फिर अपना जो है रीजनिंग का पढ़ाई करो और बाकी अपना मेरे भाई यहाँ पर जीएस का पढ़ाई करो। अब ये तुम अपने हिसाब से बांट लो कि तुरंत इसके बाद में फिर से रीजनिंग लेकर के बैठ जाना है, या इसके बाद में करंट अफेयर लेके बैठना है, या इसके बाद में जीके जीएस लेके बैठना है, ठीक है। तो बाकी के आधा भाग में देखो, सुबह के बाद में मैथ के बाद में मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट के बाद में रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, ये वाला पार्ट अपना मेरे भाई यहाँ पर रख लेना कि सुबह सुबह ही तुम्हें एक फीलिंग आ जाए कि आज हमने कमा लिया भाई, आज हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लेकर के चलोगे तो बेनिफिट तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर ये 3 स्टेप एनालिसिस रूल जरूर बना करके चलो कि पहला स्किप कर करके आगे बढ़ना है, दूसरा मॉक देते वक्त में जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको नोट करके उनके ऊपर में काम करके जाना है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अटेम्प्ट से ज्यादा फोकस एक्यूरेसी के ऊपर में करना है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, हमें यहाँ पर एक्यूरेसी पर जो है वो ज्यादा काम हमें करना है। इस बात को ध्यान दो, ठीक। बाकी कुछ अंत समय की बातें जो बड़े भाई होने के नाते बताऊंगा, और वो ये, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इसके पहले कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपके मोटिवेशन, आपके गाइडेंस के लिए बना हुआ है, और इसका उद्देश्य पहले दिन से रहा कि बच्चों को उनके पेपर के लिए गाइड किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनकी पढ़ाई में मदद की जाए, ठीक है। तो ऐसे चैनलों को कभी छोड़ा नहीं करते जो आपके हित के लिए ही बनी हो वहां पे, तो इसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए और मेरे भाई यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब करना क्या क्या है, तो रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, 30 दिन 30 मॉक टेस्ट, ध्यान रखो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेरे भाई बढ़िया तरीके से पकड़ बना लेनी है, स्पेशली यहाँ पर साइंस के ऊपर में, ठीक है। वो मेरे भाई आपका थोड़ा सा रिपीट होता है तो देख लीजिएगा, और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग वाले भाग को। उसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड बना करके चलिए, और इसके लिए टेबल सारे स्क्वायर क्यूब सब यहाँ पर याद करके चलिए, और साथ में नींद के साथ में खिलवाड़ मत करिएगा। अंत समय में अगर थोड़ा बहुत भी बीमारी इधर उधर हो गया तो सारे लेने के देने पड़ जाएंगे, अप्रैल से लेकर के अब तक का इंतजार आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, जिसको मेरे भाई बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लेकिन फिर से आपके कान में ये बात डाल देता हूं, रील से, वीडियो से, टाइम वेस्ट से, नींद से, दोस्ती यारी से, मूवी से, सिनेमा से अपने आप को परहेज जितना कर सकते हैं उतना करिए। अंतिम के 30 दिनों में अगर कोशिश कर सकते हैं तो अपना सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करके रख दीजिए। मेरे भाई पेपर के समय हमने भी डीएक्टिवेट कर दिया था, और यकीन मानिए हमने ये सोच लिया था मन में कि आज अगर ये सोशल मीडिया चला भी तो लोग मुझे क्या जानेंगे, एक वक्त लेकर के आऊंगा जहां मेरे मिलियंस में फॉलोअर होंगे, और आज वो वक्त आप जानते भी हैं, ठीक है। कुछ पल की मेरे भाई यहाँ पर जो है ना दूरी कई फासले आगे आपको बढ़ा करके लेके चले जाती है, इस बात को ध्यान रखो। तो थोड़ा इनसे परहेज करो। जब तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा ना, और जो तुम्हारे नाम के आगे टैग लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक तुमको फॉलोअर्स कई सारे बढ़ जाएंगे, फॉलो करने वाले कई सारे नए लोग हो जाएंगे, ठीक है। तुक्का मारने से बचो और मॉक की एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करते रहो, ये मेरी तुम्हारे लिए सलाह होगी। तो इन बातों का ध्यान रखो, खुद के ऊपर में विश्वास रखो, यकीन मानो सिलेक्शन आप ही का होने वाला है और आप बहुत बेहतर करोगे। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद यहाँ पे, और बहुत आबाद रहिए, एकदम भगवान बहुत खुश रखे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।